India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने के मामले में 5 पूर्व अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय का आदेश रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट 4 सप्ताह में आरोपियों की जमानत याचिका पर फिर फैसला करे। कॉलेजियम की बैठकों का एजेंडा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। वहीं किसी दूसरी सुनवाई में जस्टिस शाह ने कहा, कॉलेजियम को अपना काम करने दें, पटरी से न उतारें हम सबसे पारदर्शी संस्थान। ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के तीसरे कार्यकाल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। वादी ने कहा, तीसरा विस्तार शीर्ष अदालत के आदेशों का है उल्लंघन। कार्यकाल विस्तार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले पर सख्त, केरल हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। हमले की सूचना के 1 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश। पुलिस प्रमुख को बनाया पक्षकार। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने से संबंधित 1994 के इसरो जासूसी मामले में पुलिस और आईबी के 5 पूर्व अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से 4 सप्ताह के भीतर नए सिरे से आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला करने के लिए कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय के आदेश आने तक 5 हफ्ते तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के इसरो जासूसी मामले में इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने से जुड़े मामले में पुलिस और आईबी के 5 पूर्व अधिकारियों की अग्रिम जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के 2021 के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने जमानत याचिकाओं को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया और उच्च न्यायालय से कहा है कि वे जल्द से जल्द कम से कम 4 सप्ताह की अवधि के भीतर इस पर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को 5 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में गिरफ्तारी से सुरक्षा भी प्रदान की, जब तक कि उच्च न्यायालय मामले में अंतिम रूप से फैसला नहीं ले लेता। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामला वापस केरल हाईकोर्ट भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट पहले की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना जमानत पर दोबारा सुनवाई करे। बेंच ने ये भी कहा कि हाईकोर्ट 4 हफ्ते में मामले पर सुनवाई पूरी करने की कोशिश करे। अगले 5 हफ्ते तक या हाईकोर्ट का फैसला आने तक इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, उच्च न्यायालय ने कुछ गलतियां की है, जस्टिस जैन समिति की रिपोर्ट से निपटा नहीं है, व्यक्तिगत आरोपों की जांच नहीं की है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा केरल के पूर्व डीजीपी सीबी मैथ्यूज, गुजरात के पूर्व एडीजीपी आरबी श्री कुमार, पीएस जयप्रकाश जो 1994 में आईबी अधिकारी थे और केरल के 2 पूर्व पुलिस अधिकारी एस विजयन और थम्पी एस दुर्गा को जमानत देने की चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दायर 2 याचिकाओं पर 28 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में लगे वैज्ञानिक नंबी को जासूसी के झूठे केस में फंसाया गया था। दरअसल साल 1994 में मशहूर साइंटिस्ट नंबी नारायणन को जासूसी के झूठे केस में फंसाया गया था। इसके चलते क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन हासिल करने के भारत के प्रयासों को धक्का लगा था। उसमें कई सालों की देरी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व जज D.K. जैन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मामले की जांच की। कमेटी ने पाया कि पुलिस और IB के 5 पूर्व अधिकारी इस साजिश में शामिल थे। इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2021 को CBI से मुकदमा दर्ज करने को कहा। CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने जब केस दर्ज किया उसके बाद एक एक कर 5 अधिकारियों CB मैथ्यूज, PS जयप्रकाश, RB श्रीकुमार, थम्पी S दुर्गा दत्त और विजयन को केरल हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं कॉलेजियम की बैठकों का एजेंडा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कॉलेजियम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिस्टम काम कर रहा है उसे पटरी से न उतरने दें। कॉलेजियम को अपना काम करने दें। हम सबसे पारदर्शी संस्थान हैं। कॉलेजियम के पूर्व सदस्यों का अब फैसलों पर टिप्पणी करना फैशन हो गया है। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस C.T. रविकुमार की बेंच ने ये टिप्पणी RTI अंजलि भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें RTI कानून के तहत 12 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे, ब्यौरे और प्रस्ताव की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने कहा, क्या कॉलेजियम के फैसले RTI के तहत जवाबदेह हैं? यही सवाल है, क्या इस देश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है? कोर्ट ने ही कहा था कि RTI मौलिक अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट पीछे हट रहा है। जस्टिस M. शाह ने जवाब दिया, उस कॉलेजियम की बैठक में कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। हम पूर्व सदस्यों द्वारा की गई किसी भी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब कॉलेजियम के पूर्व सदस्यों का फैसलों पर टिप्पणी करना फैशन हो गया है। हम सबसे पारदर्शी संस्थान हैं। हम पीछे नहीं हट रहे हैं। बहुत से मौखिक फैसले लिए जाते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई 2022 में RTI अधिनियम के तहत 12 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे, ब्यौरे और प्रस्ताव की मांग वाली अपील को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में आवेदक RTI कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को जानकारी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए गए कार्यकाल के तीसरा विस्तार को चुनौती देते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक नई याचिका दायर की गई। कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा याचिका अधिवक्ता वरिंदर कुमार शर्मा के माध्यम से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि मिश्रा को दिया गया तीसरा विस्तार शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लंघन है और हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है। शीर्ष अदालत पहले से ही मिश्रा को दिए गए एक्सटेंशन की वैधता को चुनौती देने वाली दलीलों के एक बैच को जब्त कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सितंबर 2021 के फैसले में मिश्रा को और विस्तार देने के खिलाफ फैसला सुनाया था। मिश्रा को पहली बार नवंबर 2018 में 2 साल के कार्यकाल के लिए ED निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2 साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त हो गया था। मई 2020 में वो 60 वर्ष के रिटायरमेंट की आयु तक पहुंच गए थे। हालांकि 13 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने 2018 के आदेश को इस आशय से संशोधित किया था कि 2 साल की अवधि को 3 साल की अवधि में बदल दिया गया। NGO कॉमन कॉज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हेट स्पीच मामले में तुषार गांधी की ओर से दाखिल अवमानना मामले में सुनवाई स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार द्वारा मामले की सुनवाई टालने की मांग की गई थी जिससे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने आज कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। वहीं पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और डीजीपी को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने धार्मिक सभाओं में हेट स्पीच देने के मामलों में कथित रूप से कोई कार्रवाई न करने के संबंध में कार्यकर्ता तुषार गांधी की अवमानना याचिका में दोनों के नाम को पक्षकारों की सूची से हटा दिया था। तुषार गांधी द्वारा दायर अवमानना याचिका में उत्तराखंड राज्य में धर्म संसद में प्रमुख व्यक्तियों द्वारा किए गए हेट स्पीच और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के संबंध में डीजीपी उत्तराखंड पुलिस और डीजीपी दिल्ली पुलिस द्वारा घोर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को अवमानना याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील शादान फरासत की सहमति से उत्तराखंड राज्य और पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को वर्तमान कार्यवाही से डिस्चार्ज कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि घटनाओं के तुरंत बाद हेट स्पीच सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन फिर भी उत्तराखंड पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने में 4 दिन का समय लिया, वो भी केवल एक व्यक्ति के खिलाफ, जबकि कम से कम 7 अन्य थे जिन्होंने हरिद्वार में धर्म संसद में अल्पसंख्यक समुदाय का नरसंहार का आह्वान किया था। सुनवाई की अंतिम तिथि पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को तथ्यात्मक स्थिति और उनके द्वारा की गई कार्रवाई की व्याख्या करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने आदेश में कहा, तहसीन पूनावाला याचिका जस्टिस अजय रस्तोगी के समक्ष है और जो अन्य बातों के साथ उत्तराखंड में हुई घटना से संबंधित है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्राथमिकी दर्ज की गई। याचिकाकर्ता उत्तराखंड राज्य के खिलाफ मुख्य याचिका में कोई राहत देने की मांग नहीं करता है। उत्तराखंड राज्य और डीजीपी उत्तराखंड इन कार्यवाहियों के दायरे से मुक्त है और कार्यवाही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई या निष्क्रियता तक ही सीमित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह ने शुक्रवार को कहा कि पटना हाईकोर्ट में मुकदमों को स्थगित करने की संस्कृति बहुत खराब है। उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होने से पहले न्यायमूर्ति शाह ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। जज ने कहा कि उस दौरान उन्होंने स्थगन संस्कृति का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उन्होंने कहा, पटना में स्थगन की ये सबसे खराब संस्कृति है। मैंने इसे देखा है, इसका शिकार रहा हूं। वकील स्थगन के लिए कहते रहते हैं, बेचारे जज क्या करेंगे। शीर्ष अदालत ने बार बार अनावश्यक स्थगनों को खराब तरीके से लिया है। अभी हाल ही में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने मामले पर बहस करने की तैयारी के बिना अदालत में आने वाले वकीलों द्वारा स्थगन की मांग की प्रथा पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा था कि इस तरह की प्रथा से न्याय देने में देरी होती है। 11 साल से अधिक समय से जेल में बंद एक व्यक्ति के वकील द्वारा बहस करने वाले वकील की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए स्थगन की मांग के बाद ये टिप्पणी की गई थी। इस साल की शुरुआत में सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के काम करने के तरीके में बदलाव का आह्वान किया था और उन्हें यह महसूस करने के लिए कहा था कि कोर्ट का समय मूल्यवान है। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक और 36 अन्य को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जुलाई 2020 में पार्टी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के संबंध में दर्ज आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया। पुलिस ने आप नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया था कि कथित तौर पर ये कहे जाने के बावजूद विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण सभा की अनुमति नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसमें इस तरह के जमावड़े पर रोक लगाई गई है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने अपने फैसले में कहा
कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत पेश करने में विफल रहा कि निषेधाज्ञा सभा को सूचित की गई। अदालत ने यह भी कहा कि दावे को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई वीडियो या तस्वीरें नहीं रखी गईं। अदालत ने कहा कि जब सभा निषेध आदेश के संचार का जवाब देने में विफल रहती है तो इसे गैरकानूनी कहा जा सकता है, जबकि ये दोहराते हुए कि ये दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि आदेश विधिवत संप्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए अदालत ने कहा कि कुमार ने दावा किया कि एचसी अमित ने प्रदर्शनकारियों के नाम और मोबाइल नंबर नोट किए, लेकिन अमित ने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में इससे इनकार किया और कहा कि कई प्रदर्शनकारी मास्क पहने हुए थे। ये देखते हुए कि अभियोजन पक्ष इसे वीडियो रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से साबित कर सकता है। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी डीसीपी द्वारा सरकारी आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं करने में विफल रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को 26 वर्षीय विवाहित महिला के 33 सप्ताह के गर्भ को टर्मिनेट करने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया, क्योंकि भ्रूण मस्तिष्क संबंधी असामान्यताओं से ग्रस्त है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को सूचीबद्ध करते हुए अस्पताल से रिपोर्ट मांगी है। याचिका में महिला ने कहा कि गर्भावस्था की शुरुआत के बाद से ही उसने कई अल्ट्रासाउंड करवाए, लेकिन 12 नवंबर को ही भ्रूण में मस्तिष्क संबंधी असामान्यता पाई गई। असामान्यता की पुष्टि 14 नवंबर को निजी सुविधा में किए गए अन्य अल्ट्रासाउंड से हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णयों पर भरोसा करते हुए अपने तर्क का समर्थन किया कि एमटीपी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2B और धारा 3 की उपधारा 2D के तहत ऐसे मामलों में समाप्ति की अनुमति दी जा सकती है। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2B के अनुसार गर्भावस्था की अवधि से संबंधित प्रावधान गर्भावस्था की समाप्ति पर लागू नहीं होंगे, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान की गई किसी भी महत्वपूर्ण भ्रूण असामान्यता के निदान के लिए ये आवश्यक हो। वकील ने यह भी कहा कि चूंकि जीटीबी अस्पताल में एमटीपी मामलों के लिए मेडिकल बोर्ड नहीं है, इसीलिए एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा भ्रूण की जांच की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि गर्भावधि को ध्यान में रखते हुए एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि वो आज ही याचिकाकर्ता की मेडिकल जांच करें और इस अदालत को रिपोर्ट पेश करें। डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले पर केरल हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की है। अदालत ने केरल पुलिस को निर्देश दिए हैं कि हमले की सूचना मिलने के 1 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अदालत ने पुलिस प्रमुख को पक्षकार बनाते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले पर सख्त केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट ने पेशेवरों पर हमले पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों पर हमले की सूचना मिलने के 1 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज हो, साथ में हमले के अपराध का 1 घंटे में संज्ञान लेने का निर्देश दिया। अदालत ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हमलों की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया। जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस कोसर एडप्पागत की खंडपीठ ने एक मामले में राज्य के पुलिस प्रमुख को पक्षकार बनाते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने आदेश में कहा, सीनियर एडवोकेट गोप कुमारन नायर और एडवोकेट के आनंद ने अदालत को सूचित किया कि जून 2021 से दर्ज किए गए हमलों की संख्या 138 से अधिक है। अदालत ने कहा, यह निश्चित रूप से परेशान करने वाला है, क्योंकि इसका मतलब है कि हर महीने कम से कम 10 या 12 हमले हो रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि उसके द्वारा आदेश जारी किए जाने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अदालत ने कहा
जब तक नागरिकों में कानून के डर की भावना पैदा नहीं होती है, तब तक वास्तव में कुछ भी नहीं बदल सकता है। कोर्ट ने कहा, तथ्य यह है कि सरकारी अस्पताल प्रणाली चरमरा गई है और रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब तक डॉक्टर और हेल्थ केयर पेशेवर शांति से कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक सिस्टम के लिए कार्य करना असंभव होगा। अदालत ने कहा कि सरकार सहित सभी हितधारकों को डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों और क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। सीनियर सरकारी वकील एस कनन ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि सभी अस्पतालों में पुलिस चौकियों की स्थापना सहित पिछले आदेशों में न्यायालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का सरकार द्वारा पालन किया जा रहा है। इस प्रकार न्यायालय ने सू मोटो से राज्य पुलिस प्रमुखता को एक प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को आवश्यक सर्कुलर या ऐसे अन्य निर्देशों के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए तेजी से कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने मामले को 16 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष शुक्रवार को पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड के बेबी पाउडर के नमूनों की 2 लेबोरेटरी में नए टेस्ट ने उन्हें शिशुओं के लिए बेबी पाउडर के लिए पीएच या हाइड्रोजन की क्षमता सीमा के संबंध में वैधानिक आवश्यकता के भीतर पाया है। एक तीसरी लेबोरेटरी ने पाया कि नमूने के लिए पीएच स्तर अस्थिर है। जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस एसजी दिगे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को रिपोर्ट की प्रतियां देने का निर्देश दिया और मामले को 6 दिसंबर 2022 को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफटीए अपने मुलुंड कारखाने में बेबी पाउडर का निर्माण करेगा और जॉनसन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने कहा कि चूंकि नमूने वैधानिक आवश्यकता को पूरा करते हैं, इसीलिए कंपनी को उत्पाद बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन पीठ ने कहा कि वो 6 दिसंबर को सरकार को सुनने के बाद फैसला लेगी। हाईकोर्ट ने पहले के आदेश में J&J को अपनी मुलुंड इकाई में बेबी पाउडर का निर्माण फिर से शुरू करने की अनुमति दी। साथ ही साथ एफडीए को 2 सरकारी और 1 निजी लेबोरेटरी में 4 नमूनों का फिर से टेस्ट करने का निर्देश दिया। इसके बाद कंपनी ने उत्पाद को बेचने या विपरीत नहीं करने का वचन दिया था। अदालत ने कहा कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी पश्चिमी क्षेत्र में एफडीए लेबोरेटरी ने नमूना 5 से 8 पीएच स्तर की अनुमेय सीमा के भीतर पाया। हालांकि इंट्राटेक लेबोरेटरी, प्राइवेट लेबोरेटरी एंड पीएच रीडिंग को अस्थिर बताया। जेजेबी का लाइसेंस 15 सितंबर को महाराष्ट्र के शीर्ष दवा नियामक निकाय द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि पाउडर को एक बैच सेंटर ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में टेस्टिंग के दौरान निर्धारित पीएच से थोड़ा अधिक पाया गया। कंपनी को बाद में अपने शेयरों को वापस बुलाने के लिए भी कहा गया। कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.